Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST हिंदी मीडियम से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हम। चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे सत्ता की साझेदारी। पहले वाली वीडियो हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी में हमने श्रीलंका और जो बेल्जियम जो दो देश हैं उनमें हमें जातीय बनावट देखी, कैसे उसमें जातीय बनावट बनी है। अब नेक्स्ट हम पार्ट 2 में पढ़ रहे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। आपने पढ़ा कि श्रीलंका में कौन सी बहुसंख्यकवाद थी? सिनाला थी। अब देखो सिनाला क्या ऐसा कदम उठाती है कि जो माइनॉरिटी जो लोग हैं अल्पसंख्यक उसको नुकसान होता है। देखो सन 1948 में श्रीलंका ने एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, ये स्वतंत्र हुआ था और सिनेली समुदाय के जो नेताओं ने ना बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमा लिया, अर्थात श्रीलंका को आज़ादी कराने में सिनेली लोगों को था, इसलिए इसने शासकों पर अपना यानी अधिकार जमा लिया और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिन्हली समुदाय की प्रभुसत्ता काम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक की परस्ती के तहत कई कदम उठाए। अब देखिए, जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हो गया और सिन्हली लोगों ने सरकार को अधिकार कर लिया तो उसने कुछ कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए? देखिए क्या कदम है, ये कदम है 1956 में कानून बनाएगा। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। आप देखिए 1956 में कानून बनाया, उस कानून में क्या है, सिन्हली भाषा जो है ना, जो सिन्हली भाषा है उसको तो राजभाषा बना दिया गया और तमिलों को यानी बिल्कुल दरकिनार कर दिया। दरकिनार ना, उसको दूर रखा। और क्या विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिन्हली को प्राथमिकता देने की नीति भी चली गई। संविधान ने यह प्रावधान भी किया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण बढ़ेगी, क्योंकि सिन्हली लोग ही क्या थे, वे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जबकि तमिल जो लोग थे वे तो मुस्लिम थे। तो इसलिए इसमें क्या कह सकते हैं हम कि 1956 में जब श्रीलंका ने अपना एक कानून बनाया और सिन्हली लोगों को ही राजभाषा घोषित कर दी, सिन्हली लोगों को विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई और बौद्ध धर्मों को संरक्षण किया। इससे स्पष्ट होता है कि जो तमिल जो थे ना, तमिल और जो क्रिश्चियन थे उनको यानी कि नज़रअंदाज कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, असमानता बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? ये तो लड़ाई होगी निश्चित रूप से। जब तक समान अधिकार नहीं दोगे तो निश्चित रूप से लड़ाई होगी। तो यही श्रीलंका में हुआ। तो एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों में श्रीलंका तमिलों की नाराजगी और शासकों को लेकर उसमें बेगापन बढ़ाया। तो निश्चित रूप से श्रीलंका के जो तमिल थे, श्रीलंका की तमिल और जो क्रिश्चियन थे वहां उसे नाराज होने लगे। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावली सैनिकों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। ये तो होना था ही। अब श्रीलंका के जो तमिल थे और जो इंडियन जो तमिल जो वहां रहते थे उनको लगा कि भाई तुम्हारे तो यहाँ पर कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई आदर नहीं है, देश आज़ाद हो गया तब भी तुम सिन्हली लोगों के गुलाम बनकर रह रहे हो। इसलिए उनको यानी कि अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि न हमारी संस्कृति को कोई श्योरिटी है, न हमें कोई शिक्षा का अधिकार मिल रहा, न विश्वविद्यालय स्कूलों में पढ़ाई का कोई अधिकार मिल रहा और न ही कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रही है और न ही सत्ता में उसकी भागीदारी है। तो निश्चित रूप से वे नाराज हुए। उन लोगों के संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरी और फायदों के अन्य कामों में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सैनिक समुदाय में संबंध बिगड़ते चले गए। अब देखिए, ऐसी स्थिति में संबंध बिगड़ेंगे नहीं जब सिन्हला जो लोग हैं वो सारी पावर्स को यूज कर रहे हैं। उनको तो नौकरियों में भी संरक्षण है, उनको तो विश्वविद्यालयों में भी एडमिशन के लिए भी है, उनको तो सरकार भी नहीं की है, उनके धर्म को भी संरक्षण किया जाए, तमिलों को बिल्कुल बेगानापन किया जाता है, दरकिनार। तो निश्चित रूप से ये क्या है, एक संघर्ष का जन्म हुआ। अब क्या होता है उसके बाद में, तो फिर उसमें देखिए कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब क्या करें भाई, देश में अब उनको भी तो एक मान सम्मान चाहिए ना, उसको भी आज़ादी चाहिए। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिलों को राजभाषा बनाने की क्षेत्र स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब करना था
तमिलों ने कहा कि भाई तुमने सरकार बना ली तो हमें भी एक अपने स्वयं का यानी स्वायत्ता, हमें भी ऐसा राज्य चाहिए जिसमें जहाँ जहाँ तमिल लोग रह रहे अपना स्वयं का स्टेट बनाएंगे, हमारी राजभाषा बनाएंगे तमिलों को, हमें नौकरी में संरक्षण बनाए, इसलिए मांग करने लगी। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। बार बार यानी उनको क्या किया, मना किया जाने लगा कि आपको ऐसा नहीं होगा। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संक्रमण रहे। अब क्या हुआ, 1980 के दशक तक जो उत्तरी पूर्वी जो श्रीलंका थे, जहां पर कौन रहते थे, तमिल लोग रहते थे, उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम, इलम का मतलब है, इलम जो है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार यानी शासन बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संक्रमण आए। क्योंकि जब अपने अधिकारों की मांग की जाती है तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं। ऐसा ही तमिलों ने किया। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। अब कौन से दो समुदाय हैं? श्रीलंका में दो समुदायों के बीच में पारस्परिक अविश्वास बढ़ गया। अब कौन कौन से दो समुदाय हैं? अब आप बताना इसको कि इसमें समुदाय दो कौन से हैं, और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि कौन से दो समुदाय हैं जिनके बीच में संघर्ष यहाँ पर श्रीलंका में चल रहा है। कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि ये दो समुदाय। यह टकराव, अब देखिए यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ, यानी किसी सिविल वार में हुआ। कहना ना कि कहावत है हिंदी में कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर यहाँ पर श्रीलंका के अंदर सिनाला लोगों ने तमिलों को अगर सहयोग देते सरकार में, उनके अधिकारों में, गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी उसमें यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, स्कूलों में, उनके धर्म में, तो ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो क्या हुआ, इस टकराव से क्या है, गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। अब देखो जब झगड़ा होता है ना तो झगड़े में बेटा लड्डू नहीं बटते हैं, वहाँ तो क्या है कि मार काट होती है, डिशम 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 डिशम। तो इसलिए तमिलों और सिन्हाना में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, हजारों लोग मारे जा चुके थे और अनेक परिवार अपने मुल्क से, मुल्क माने अपने कंट्री से, अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, अर्थात कहीं दूसरे जाके शरण लेने लगे। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों को रोजी रोटी चौपट हो गई। क्या करें बेचारे, जो अपने देश में रह रहे थे, अच्छा खासा जीवन यापन कर रहे थे, तो उन लोगों की क्या है, रोजी रोटी को बर्बाद देगी। जब कोई व्यक्ति देश छोड़कर जाता है दूसरी जगह तो वही जानता है उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरी जगह नया घर बनाना, वहाँ पर रहना, अपने आजीविका के संसाधन जुटाना बहुत कठिन बात है। ज़्यादा लोग क्या है, इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की पाठ में, आप पढ़ोगे आगे कि हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी पैदा हुई है। ये क्या है कि आप अगर तुम इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जब आप उसमें पढ़ोगे अर्थशास्त्र की पुस्तक में, तो उससे पता लगेगा कि इस श्रीलंका में गृह युद्ध से पहले श्रीलंका की स्थिति बहुत अच्छी मजबूत थी, चाहे उसको हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे सांस्कृतिक या आर्थिक जीवन में, तो उसकी अच्छी स्थिति थी। लेकिन गृह युद्ध के कारण उसकी ये सभी स्थिति, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे सांस्कृतिक हो, ये सभी नीचे गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि युद्ध के कारण गृह युद्ध हो गया। क्योंकि गृह युद्ध के कारण उसकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हुई, जिससे उसका विकास रुक गया। अगर सिन्हाला लोग अगर वे तमिलों को अधिकार दे देते, सत्ता में उनकी कुछ भागीदारी कर देते, उनके अधिकारों को संरक्षण देते, उनको सरकारी जॉब की सुरक्षा प्रदान करते, शिक्षा का अधिकार देते, उसकी धर्म की रक्षा करते, तो ये गृह युद्ध नहीं होता। लेकिन सिन्हाला लोगों ने अपनी मनमानी की और उसका परिणाम क्या हुआ कि सिन्हाला में गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध के बाद में सिन्हाला को नीचे
अर्थात श्रीलंका को नीचे पायदान पर ले आया। अर्थात सिन्हाला की मनमानी तानाशाही के कारण श्रीलंका देश को यानी कि एक आर्थिक स्थिति एक गरीब बना दिया, पंगु बना दिया, देश के टुकड़े होने की स्थिति बना दी। आइए अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं हम बेल्जियम की समझदारी। अब देखो बेल्जियम ने ऐसा क्या काम किया कि जिसको यानी बहुत अच्छा माना जाता है। तो स्पष्ट है कि बेल्जियम ने जो काम किया है वे श्रीलंका से बिल्कुल विपरीत किया है, ऑपोजिट काम किया है। बेल्जियम ने सभी लोगों को, जैसे तुमने पढ़ा बेल्जियम में वहाँ कुछ फ्रेंच बोलने वाले हैं, कुछ डच हैं और कुछ जर्मन हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले, और इसलिए बेल्जियम ने बहुत समझदारी से काम किया और धीरे धीरे अपने यानी कि प्रोग्रेस की ओर बढ़ा। आइए बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम के नेता ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार सिर्फ इस बात के लिए क्या संशोधन किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। देखो कितना अच्छा कदम उठाया, बड़ा सराहनीय काम है। बेल्जियम ने कह रहा कि 1970 और 1993 के बीच में किसने बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। क्यों किया? क्योंकि बेल्जियम में भी विभिन्न समुदाय के लोग रह रहे थे। मैंने पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था, समझाया था कि बेल्जियम में डच लोग भी है ना, स्पेनिश भी बोलने वाले, जर्मन लोग भी है। तो इनने 4 बार इसलिए संशोधन किया कि कोई भी व्यक्ति बेगानेपन नहीं रहे, सभी व्यक्तियों को साथ लेकर चलने का उन्हें अधिकार दिया। कितनी अच्छी सोच है, देखिए बेल्जियम ने कितना अच्छा काम किया ना, ऐसा किया। और उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य बातें। अब देखिए यानी बेल्जियम ने ऐसा काम किया कि कहते हैं कि वर्ल्ड में किसी देश ने ऐसा नहीं किया, और बेल्जियम ने काम किया, बहुत ही सुंदर काम किया। क्या किया देखिए, नंबर 1, ये अपने कुछ संविधान में 4 बार संशोधन किया, और 4 बार संशोधन करने के बाद उसने ऐसा किया जिससे बेल्जियम एक अच्छा कंट्री बना। नंबर 1, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाएं समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। कितना अच्छा काम किया। क्या किया कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि जो केंद्र सरकार बनेगी, केंद्र सरकार में डच और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मंत्री हैं उनकी समान होगी। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार में 50 मिनिस्टर बने, 50 मिनिस्टर बने, तो 25 मिनिस्टर होंगे डच के और 25 होंगे फ्रेंच में। और साथ में क्या किया कि सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, इसके लिए किसी एक समुदाय के लोग का एक तरफा फैसला नहीं होगा। अगर संविधान के अनुसार कोई नई पॉलिसी बनानी है, कानून बनाना है, तो वहां पर कोई एक व्यक्ति उसका डिसीजन नहीं लेगा, दोनों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए शिक्षा के ऊपर कोई निर्णय करना है, कोई नीति बनानी है, तो ये नहीं कि केवल डच लोग को कहने से बन जाएगा या फ्रेंच भाषा वाला नहीं, दोनों की सहमति होनी चाहिए। अब देखो कितना अच्छा बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर बनेंगे डच और फ्रेंच लोगों के समान प्रतिनिधित्व वाले मिनिस्टर बनेंगे, और कोई भी स्पेशल प्रावधान होगा तो दोनों का समान प्रतिनिधित्व होगा। सेकंड क्या है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर देगी, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। दूसरा आगे जो राज्य में जो सरकार होगी वे स्वतंत्र सरकार होगी, वे केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी, यानी राज्य सरकार को भी स्वतंत्र कर देगा। ये नहीं है कि राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भीख का कटोरा लेके खड़ी जाएगी, मुझे कुछ शक्ति दो, ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार को भी स्वतंत्र कर दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में अपना विकास करें। नंबर 3, ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है,
फ्रेंच भाषाई लोगों ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषाई लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। तीसरी बात कितनी की कि ब्रसेल्स में, क्योंकि ब्रसेल्स क्या थी, ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तो तुमने पढ़ा कि ब्रसेल्स में क्या है कि फ्रेंच बोलने वाले अधिक थे, जबकि पूरे हॉल बेल्जियम के अंदर डच बोलने वाले थे। जहां पूरे देश में जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा आपने, उसने यहाँ पर डच लोगों ने कुछ त्याग किया, तो यहाँ पर ब्रसेल्स में क्या है, फ्रेंच भाषाई लोगों ने त्याग कर रहे, दोनों ने बराबर त्याग कर दिया। इसलिए बताया है कि ब्रसेल्स में अलग सरकार और इससे दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी ब्रसेल्स में तो उनकी सरकार होगी। तो उसने कहा कि नहीं, हम समान अधिकार रखेंगे, यहाँ पे समान अधिकार रखेंगे फ्रेंच भाषाई लोग और ब्रसेल्स में। तो देखो दोनों ने एक दूसरे पे त्याग किया और एक दूसरे को साथ लेकर चलने की और इसलिए ये आगे बढ़े। फॉर जो पॉइंट्स है उस 4 पॉइंट से देखिए, उस 4 पॉइंट से बताया है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, इसके अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी जिसका नाम दिया है सामुदायिक सरकार। अंडरलाइन लगाई इसके, कह रहा है कि केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, उसके अलावा एक सरकार का तीसरा रूप होगा। उस तीसरे रूप को नाम दिया उसने सामुदायिक सरकार। जैसे हमारे भारत देश में हमारे तीसरे सरकार का रूप है, जैसे एक होगी भारत सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा है जो हमारी होगी पंचायत राज। जो पंचायत राज है, जो हमारे अर्बन और रूरल एरिया में जो जिला प्रमुख है, नगर पालिका में चेयरमैन बनते हैं, नगर पालिका के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सरपंच बनते हैं। ये क्या है, ये सरकार का तीसरा ही तो रूप है। सेम ऐसे ही बेल्जियम में सामुदायिक सरकार भी बेल्जियम की सरकार का तीसरा रूप है। इस सरकार को चुनाव का एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार है। देखिए कितना अच्छा बात की, क्योंकि वहां पर डच थे, फ्रेंच थे और तीसरे थे जर्मन। अब यहाँ पर जर्मन अपने आप को बेगापन समझते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और ब्रसेल्स में तो डच और फ्रेंच ने अपना कंप्रोमाइज कर लिया था और सरकार बना ली। अगर ये सरकार सामुदायिक सरकार नहीं बनती तो जर्मन लोग अपने आप को यहाँ सुरक्षित नहीं समझते। इसलिए ऐसा देखा जाता कि जर्मन लोगों को भी अपने बराबर का हकदार देते हुए उसने सामुदायिक सरकार का गठन किया। उसने कहा कोई भी लोग हो, डच, फ्रेंच और जर्मन बेल्जियम में कहीं भी निवास कर रहा हो, वे अपनी भाषा के आधार पर अपनी सरकार बना सकते हैं और सरकार बनाने के साथ साथ में वे अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा का विकास करें। ये था उसका तीसरे रूप की सरकार में, इसकी बेल्जियम में। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह एक व्यवस्था बेहद सफल रही। इसके मुल्क में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लग गया, क्योंकि बेल्जियम ने बड़ा ही समझदारी से काम किया। अगर श्रीलंका की तरह यहाँ डच और फ्रेंच लोग भी अपना अपना अधिकार जमाने लगते तो यहाँ भी गृह युद्ध हो जाता, जैसे श्रीलंका हुआ। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बेल्जियम ने सबको साथ लेकर चलने का रास्ता अपनाया और इसलिए बेल्जियम एक अच्छा शासन व्यवस्था वाला देश बना। और इसी के कारण क्या हुआ, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ गया होता। अब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। जब पूरे यूरोपियन देशों ने देखा कि बेल्जियम की तो बहुत अच्छी थिंकिंग है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा सोचता है कि सबको साथ लेकर चलने वाला है, इसलिए यूरोपियन देशों ने सबने मिलकर अपने यूरोपियन देशों का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ बना दिया, ब्रसेल्स में। क्यों बनाया, क्योंकि उसकी नीति देखी, उसकी पॉलिसियां बहुत अच्छी थी और इसलिए एक मॉडल बन गया, विश्व में एक मॉडल बन गया कि अगर शासन व्यवस्था करनी है
तो बेल्जियम जैसी करनी चाहिए। अब आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि आपको बेल्जियम की सरकार अच्छी लगी या श्रीलंका की लगी। बेल्जियम की सरकार आपको शासन व्यवस्था अच्छी लगी या श्रीलंका की, तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कह रहे कि हमने जो दोनों स्टोरी पढ़ी है, बेल्जियम की और श्रीलंका की, इसमें से आपको कौन सी क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, दोनों देश डेमोक्रेटिक है, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उनके अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रीय भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। अब देखिए कितना अच्छा काम किया हमारे बेल्जियम ने, तो इसलिए हम कह सकते हैं। तो आप इनकी दोनों की स्टोरी पढ़ी है, आपने दोनों की कहानी पढ़ी, किसकी? बेल्जियम की और श्रीलंका की। तो देखिए श्रीलंका से बिल्कुल विपरीत काम किया बेल्जियम ने। बेल्जियम ने किया कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, वही असली में लोकतंत्र है, वही सत्ता की सही भागीदारी है। जबकि श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन वे तानाशाही लोकतंत्र थी। क्यों? सिनाला जो लोग थे ना, वे मनमानी कर रहे थे, वे तानाशाही कर रहे थे, वे तमिलों को बिल्कुल दरकिनार कर रहे थे, और उसमें जो रहने वाले क्रिश्चियन थे उनको भी दरकिनार किया थे। उनको राजनीतिक सत्ता तो दूर, उनको शिक्षा का अधिकार, उनको नौकरी का अधिकार, उनके धर्म और शिक्षा और संस्कृति को भी बिल्कुल बेगानेपन कर देता। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा है? नहीं हो सकता। ऐसे को हम श्रीलंका जैसी शासन व्यवस्था को हम वास्तविक लोकतंत्र नहीं कह सकते। लोकतंत्र का असली जो मॉडल है वह है बेल्जियम। कौन सा है? बेल्जियम, जिसने बेल्जियम देश ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन कर और सबको साथ लेकर चलने का एक कदम उठाया, जो बड़ा ही सराहनीय है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बेल्जियम की समझदारी और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।